हेलो एंड नमस्कार। हाँ जी, स्वागत है आप सभी का डेली लीगल अफेयर्स के इस एपिसोड के अंदर। मैं हूं तनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉ इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज करेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट। देखो, जीवन जो है ना एक प्रयोगशाला है, एक लेबोरेटरी है। इसमें जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट होंगे उतना ही इंसान जो है नई नई चीजों को क्या करता है, सीखता है। देखिए, एग्जाम जो है ना, जुडिशरी के एग्जाम, लीगल एग्जामिनेशन जो है ऑन द वे है, कभी भी आ सकते हैं। कहां पर? आपके लिए, आपके पास कभी भी आ सकते हैं। तो यू हैव टू बी गेट प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज आखिर जो तैयारी कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? उस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए तो कर रहे हैं। तो आज इस डेली लीगल अफेयर में जो चीज मैं अलग करने वाला हूं वो ये है कि आज स्पेशली एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। क्या करेंगे इसके अंदर? एग्जाम ओरिएंटेड जो है प्रैक्टिस सेशन हम लोग डील करेंगे, ताकि कई ऐसी चीजें जो हमें लगता है कि एग्जाम में कहीं हमसे मिस ना हो जाए, उनका जो है अच्छे तरीके से ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। ठीक है, अब यहां पर जो सेशन रहेगा हमारा वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहला पार्ट थोड़ा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिमिनरी के अंदर जो एमसीक्यू बेस्ड सवाल आते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए कि सर ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, किसी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, मस्ती से पढ़ाइए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एकदम परफेक्ट चल रहा है। एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए, फिर जो है आज के सेशन को मैं यहां से क्या करता हूं, शुरू है जो करता हूं। देखो, हमारा जो तरीका है ना एमसीक्यू को सॉल्व करने का, नो डाउट वो टाइम कंज्यूमिंग है। उसमें जो है क्या लग जाता है, समय जो है वो लग जाता है। लेकिन यकीन मानिए, इस अप्रोच से आप एक नहीं कई सारे सवालों को एक साथ जो है डील कर सकते हो। और जब हम एक साथ कई सारे सवालों को डील करते हैं तो उसको जो है ना अपने आप में ये कहा जाता है कि बाय वन गेट मल्टीपल। एक लाइए और मल्टीपल साथ में पाइए। चलिए, कंफर्मेशन मुझे मिल चुका है, थैंक यू सो मच सोनित जी एंड पूजा जी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, अगर किसी कैंडिडेट्स का नाम अगर मैं नहीं ले पाऊँ तो उसको 1% भी चिंता मत लेना। मेरा ये प्रयास रहता है कि लाइव के साथ साथ वो कैंडिडेट जो किसी कारण से लाइव नहीं देख पाते हैं उनको भी बेनिफिट मिलता रहे। इसीलिए आपका जो कंटेंट है वो तो मैं ले लेता हूँ, और कई बार जो नाम जो है वो पीछे रह जाता है। वैसे शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है, लेकिन रखा तो बहुत कुछ है। हालांकि मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ, ठीक है। तो इसलिए कभी कभार नाम किसी कारण से रह जाए तो टेंशन नहीं लेने का और आगे बढ़ते रहने का। और आगे हमें जहाँ पर बढ़ना है वो हमारे लिए होगा प्री का सेगमेंट, सबसे पहले उसको डील करेंगे। अच्छा, एक बात और, ये जो बेरेक्ट है ना, इस बेरेक्ट को पढ़ते समय आप हमेशा जो है ना कैटेगराइजेशन जरूर करो। आप क्या करो, आपने उस बेरेक्ट को पढ़ा, प्रोविज़न पढ़ा, वहाँ पर जो है कैटेगराइजेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे सपोज करो कि आप पढ़ रहे हैं हमारे सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 10 है सीपीसी का, ये आपने बेरेक्ट के अंदर पढ़ना है जो शुरू किया। अब स्टे ऑफ सूट यानी कि रेस सब जुडिस का मामला आपके सामने आता है, तो सीपीसी के इस सेक्शन 10 में से, इस सब जुडिस वाले प्रोविजन में से कौन कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जो एमसीक्यू में कन्वर्ट हो सकता है, और कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जो हमारे लिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो फ्रेम कर सकता है। तो इन दोनों चीजों को अगर डील करेंगे, इन दोनों चीजों को अच्छे से समझेंगे तो किसी तरह का कोई भी इश्यू जो है वो नहीं रहेगा। तो अब ये बातें तो थ्योरेटिकली लग रही है ना, तो आज इसका प्रैक्टिकल सबूत भी देखेंगे। राइट, तैयार हो? चलिए, अब यहां पर आपके सामने पहले तो एक छोटी सी न्यूज देख लीजिए। ये इंस्पिरेशनल न्यूज है, इसलिए मुझे लगा कि आप सबके सामने रखनी चाहिए। देखो, हम में से कई हमारे जो लीगल फैटर्निटी के जो कैंडिडेट्स हैं वो हमारे महिला साथी हैं, जो फीमेल कैंडिडेट हैं। ओके, महिलाओं के लिए जो वकालत है ना वो बहुत मुश्किल है, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। फीमेल कैंडिडेट्स को बहुत संघर्ष करना पड़ता है हर तरीके से। जो मैं बात कहूँगा थोड़ा सा ब्रॉड माइंड से सुनना, ओके, और ब्रॉड माइंड से ही इसको अपने माइंड के अंदर रखना। फीमेल कैंडिडेट्स को कई तरीके से संघर्ष करना पड़ता है। सबसे पहला संघर्ष, दिल्ली कोर्ट आना जाना उनके लिए मुश्किल रहता है। कोर्ट आ भी जाए तो इस तरीके से एक प्रॉपर वर्किंग सीखने का माहौल उनको मिल पाए, ये दिक्कत भरा रहता है। तीसरा, कुछ अपवाद स्वरूप कह रहा हूँ, एक्सेप्शनल कह रहा हूँ, कुछ एडवोकेट जो है वो फीमेल की डिग्निटी को वो रेस्पेक्ट नहीं देते जो कहेंगे उन्हें मिलना चाहिए।
अब चाहे इसको आप किसी भी तरीके से ले सकते हो, आप ये भी ले सकते हो कि कहीं न कहीं जो है इंटर्न के साथ में हैरेसमेंट जैसी चीज़ें वगैरह भी हो जाती हैं, तो वो सारी बात है। और सबसे अहम, एक जो क्लाइंट होता है ना, क्लाइंट भी ये देखता है कि यार ये तो महिला एडवोकेट है, ये क्या है, ये महिला एडवोकेट है, ये हमारा केस अच्छे से डील नहीं कर पाएगी, या फिर ये महिला एडवोकेट हैं तो इनको इतनी फीस क्यों दें। अब एक ही मामला है, सपोज करो 438 बेल की एप्लीकेशन है, एक मेल एडवोकेट के पास जाके उसको डील करवा रहा है, वहां पर वो 40,000 देने को तैयार है, और वो फीमेल एडवोकेट है, वो कहता है मैं 20,000 भी नहीं दूंगा, 10,000 में काम करना है तो देखो मैडम देख लो, वरना कोई दिक्कत नहीं। मतलब रियलिटी, हकीकत है ये कि फीमेल एडवोकेट्स के साथ में उनकी लाइवलीहुड को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल टाइप का हो रखा है ना। अब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन के अंदर एक स्टेटमेंट जो है वो वाकई में कहने लायक है, बताने लायक है कि यह इंपॉर्टेंट है कि विमेन लॉयर अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए एडुकेट रेम्यूनरेशन की डिमांड करें। मतलब पर्याप्त रेम्यूनरेशन तो मिलना चाहिए, उसके बिना तो फिर उनका जो एक प्रोफेशन को सर्वाइव कराना वो बड़ा मुश्किल काम है। एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। हुआ क्या था कि एक समय में एक शख्स था जिसके जो किसी दूसरी सिटी में जाता है, उसको पता चलता है उसको कोई डॉक्यूमेंट तैयार करवाना है, वो एक एडवोकेट से संपर्क करता है। एडवोकेट कहता है ठीक है आई विल डू इट, लेकिन इसके लिए मैं जो है 6,000 चार्ज करूँगा। उसने कहा ओके डन, कर लीजिए। 6,000 रुपीज़ पे बात एग्री होगी। उसने डॉक्यूमेंट तैयार कर दिए। शाम को वो शख्स जो है उन वकील साहब के पास पहुंचता है डॉक्यूमेंट लेने के लिए, लेकिन वकील साहब घर पे नहीं थे, लेकिन उनकी वाइफ जो है वो घर पे थी। उन्होंने डॉक्यूमेंट पकड़ाया, उनसे जो है पैसे लेने के लिए, जैसे पैसे देने के लिए जैसे वो कहने लगे, तो उस क्लाइंट ने देखा है डॉक्यूमेंट बहुत ही खूबसूरती के साथ में और बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार किए गए, तो वो बंदा 6,000 की जगह 7,000 उनको ऑफर करने लग जाता है। शाम को जब वो एडवोकेट आते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं गलत, 6,000 पे बात हुई थी और 1,000 रुपये वो इंसिस्ट करते हैं उसको वापस लेने के लिए। अब यहाँ पर ये हमारी प्रोफेशनल डिग्निटी है कि हम लोग जो है कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करवाते हैं तो उसके अंदर अपनी पूरी मेहनत डालते हैं, तो ज़्यादा नहीं लेते तो कम से कम भी तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। तो यहाँ पर ये बात केरला हाईकोर्ट की इन्होंने जज साहब ने कही है, हालांकि इनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट भी है, लेकिन प्रैक्टिकल बात जो है यहाँ पर अप्लाई होती है। हमारे सीआरपीसी के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या फिर सीपीसी वगैरह के अंदर क्या कहीं पर फीमेल एडवोकेट के लिए कोई स्पेशल पॉइंट है क्या? अगर ढूंढने भी जाओगे तो कुछ नया नहीं मिलेगा, नहीं लिखा हुआ है ऐसा कुछ, तो एक मिनिमम अमाउंट वहां पर होना चाहिए। खैर चलिए, तो 1 बाय 1 अब शुरू करेंगे सवालों के इस कार्यक्रम को। सबसे पहला सवाल आपके सामने ये है कि बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? सुप्रीम कोर्ट हैज रिट ज्यूरिसडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट के पास में रिट ज्यूरिसडिक्शन है, बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल की जा सकती है, कहां पर? आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल की जा सकती है। डन। सुप्रीम कोर्ट हैज द अपीलेंट ज्यूरिसडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट के पास में क्या है? अपीलेंट, यानी कि अपील करने का भी ज्यूरिसडिक्शन है। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ कहां पर अपील है जो हो सकती हैं, तो वो अपील आपके हो सकती है सुप्रीम कोर्ट वगैरह के अंदर। ठीक है, ओके, नो इश्यू। और दूसरा क्या पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट हैज द एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट के पास में क्या है? एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन भी है, तो बिल्कुल सही है। आर्टिकल 143 जो है उसके तहत प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? कई मामलों के अंदर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से जो है परामर्श, कंसल्टेंसी ले सकता है। हालांकि ये बात अलग है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट से वो सलाह वगैरह लेगा उसको मानने के लिए वो बाउंड नहीं है, वो सिर्फ क्या होगी? वो सिर्फ एक तरीके से परामर्शी है जो कहलाएगा। और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट हैज नो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अब आपके जो जवाब है ना वो मुझे कमेंट बॉक्स में दिख रहे हैं कि सर यहाँ पे डी आंसर है, डेफिनेटली डी आंसर है। लेकिन इस सवाल को जब पूछा गया था छत्तीसगढ़ के 2017 के पेपर में, 2017 के पेपर में, उस समय थोड़ी सी दुविधा हुई थी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि जो बात अभी मैं कहने जा रहा हूं वो सत्य है या असत्य, वो ट्रू है या फॉल्स। कई बार एग्जाम के अंदर हम लोग जो हैं सवाल के ऑप्शन को पढ़ते हैं, सवाल के ऑप्शन को पढ़ते हैं, उस सवाल ने पूछा है कि बताओ करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, हम पढ़ते हैं, हमें आंसर मिल जाता है, फिर भी हमारे मन में शंका होती है, फिर भी हमारे मन के अंदर क्या होता है? डाउट होता है कि यार इतना आसान सवाल कैसे पूछ सकता है, इतना आसान सवाल कैसे पूछ सकता है? नहीं, इसको मेरे को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इसमें कुछ नया होगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? मतलब आंसर हमें दिख जाता है, फिर भी हमारा मन मस्तिष्क कहता है कि नहीं यार
ये जुडिशरी का लेवल है, इसमें ऐसे छोटे मोटे सवाल थोड़ा ना आएंगे। वापस पढ़ते हैं हम उस सवालों को। बिल्कुल ऐसा होता है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, एक सीमा होती है, एक सीमा मतलब बाउंड्री लाइन की बात कर रहा हूँ, है ना, मैं सीमा जी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो यानी कि एक सीमा होता है, एक बाउंड्री होता है, उसके बियॉन्ड अगर आप अति विचार करते हो तो नुकसानदायक है। मतलब यहाँ पर सब कुछ एक बार पढ़ा, सेकंड टाइम भी पढ़ लिया, पता चल रहा है अच्छा यही आंसर है, फिर भी उस पर डाउट कर रहे हो और जबरदस्ती फिर को दूसरा आंसर लिख के आ जाता है, ये फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। ओके, अब देखो इसी चीज के अंदर हम क्या क्या बातें सीख सकते हैं, जरा उसको ऑब्जर्व करते हैं। सपोज करो कि यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट की बात आई। कोर्ट तो भारत में कई तरीके के हैं, सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, सेशन कोर्ट भी है, और साथ साथ में जो लोअर कोर्ट वगैरह हैं उनका भी क्राइटेरिया अपनी जगह पर होता ही होता है। सुप्रीम कोर्ट जो है इसके पास अगर मैं पॉइंट डिस्कस करूं यहाँ पर अधिकारिता यानी कि जुरिस्डिक्शन की, तो क्या क्या चीजें हैं जो रिलेवेंट यहाँ पर हो सकती हैं, आइए बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो अधिकारिता है, सबसे पहले नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट के पास कैसा जुरिस्डिक्शन है? सुप्रीम कोर्ट के पास में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का कई तरीके का है, जैसे आर्टिकल 32 अगर आप देखोगे तो वो भी एक तरीके का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ही है, ठीक है। और साथ ही साथ में अब जब आर्टिकल 131 देखोगे तो जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है ना, इसको आप तुमको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देना है। पहली जो कैटेगरी इसके अंदर बनेगी वो बनेगी रिट जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन, और दूसरा जो कैटेगरी बनेगा वो कौन सा बनेगा? वो इसके अंदर बनेगा आपके आर्टिकल 131 के तहत, जब दो स्टेट के बीच में किसी तरीके का डिस्प्यूट हो जाए, या फिर यूनियन एक तरफ है और दूसरे कुछ स्टेट दूसरी तरफ है, या फिर यूनियन और कुछ स्टेट एक तरफ, बाकी के स्टेट दूसरी तरफ, ऐसा जब भी कोई मुद्दा आ जाता है ना, तो वो भी आर्टिकल 131 के तहत जो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की कैटेगरी के अंदर क्या किया जाता है? कंसीडर किया जाता है। रिट जुरिस्डिक्शन जो है वो 32 के तहत आता है। अब देखना साथ साथ में कई लिंकिंग चीजों को भी आपको ऑब्जर्व करना। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यहां पर आ गया। इसके बाद में अगर मैं जिक्र करूं किसका? अपीलेंट जुरिस्डिक्शन का, तो अपीलेंट जुरिस्डिक्शन जो है ना, वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास में अलग अलग भागों में डिवाइड होता है। लेकिन मेनली यहां पर मैं सबसे पहले आपके सामने दो कैटेगरी है जो बना रहा हूं। दो कैटेगरी कौन कौन सी? पहली बात तो ये, कभी भी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील का सिस्टम ही नहीं है। आपका मन हुआ कि आपको हाई कोर्ट के आदेश को चैलेंज करना है और आप वहां पर सोच रहे हो आप सीधे चले जाओगे सुप्रीम कोर्ट के पास में, ऐसा नहीं होता है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? वहां पर दो में से एक रास्ता, ध्यान से सुन लो मेरी बात को, आपको दो में से एक रास्ते का चयन है जो करना पड़ेगा। ओके, हाँ जी, वेरी गुड। आपके कमेंट्स में आंसर भी जो है मैं देख पा रहा हूं, नोट कीजिएगा इनको। आर्टिकल 134A जिसको कहा जाता है फिटनेस सर्टिफिकेट, और दूसरा रास्ता है आर्टिकल 136 जिसको कहा जाता है SLP, जिसको क्या बोलेंगे अपन? SLP, स्पेशल लीव पिटिशन। हालांकि इसमें एक मैटर ऐसा भी आता है जहां पर फिटनेस सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे उदाहरण के लिए हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस पास कर दी है, या हाई कोर्ट ने सेशन जज की डेथ सेंटेंस को कंफर्म कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है तो किसी फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके अलावा बाकी जनरल जो मैटर्स होते हैं उनमें क्या होता है, या तो हाई कोर्ट फिटनेस सर्टिफिकेट देगा या फिर सुप्रीम कोर्ट से क्या लेना पड़ेगा? SLP जो है लेना होगा। अब देखिए यहां पर एक चीज और, आर्टिकल 134A के तहत फिटनेस सर्टिफिकेट जो है ना, वो भी आपको 3 आर्टिकल्स के साथ में ऑब्जर्व करना है। 3 आर्टिकल कौन कौन से? 132, 133, 134। जिन जिन लोगों को पता है वो साथ साथ में रिवीजन करते चलो, बेनिफिट है, नुकसान कुछ है नहीं इसके अंदर। 132 में क्या होता है, यहां पर कोई इंटरप्रिटेशन किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। उससे रिगार्डिंग कोई मुद्दा है जहां पर किसी तरह का कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ वगैरह है, तो फिटनेस सर्टिफिकेट लेके सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या होगा? दूसरा बिंदु यहां पर ये होगा कि सिविल मैटर्स के अंदर हाई कोर्ट ने किसी सिविल मैटर के अंदर जो है कोई जजमेंट दिया और उसको चैलेंज करना है, तो फिटनेस सर्टिफिकेट लो, जाके चैलेंज कर सकते हो। तीसरा जो बिंदु इसके अंदर आएगा वो आएगा क्रिमिनल मैटर के अंदर।
क्रिमिनल मैटर में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ आप चैलेंज कर सकते हो। अब जब मान लीजिए कि कभी कभार इनसे काम नहीं बनता है, फिटनेस सर्टिफिकेट कौन ग्रांट करेगा? तो फिटनेस सर्टिफिकेट ग्रांट करने का काम जो है वो करता है हाई कोर्ट। लेकिन सपोज करो कि हाई कोर्ट ने वहां पर जो है फिटनेस सर्टिफिकेट ग्रांट नहीं किया, तो आपके पास दूसरा जो ऑप्शन आता है वो आता है एसएलपी का। एसएलपी की मजेदार बात यह है कि भारत के किसी भी कोर्ट, इंडिया के अंदर एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में आप क्या कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है अपील फाइल कर सकते हो आर्टिकल 136 के रास्ते से। ठीक है, तो एनी कोर्ट के अंदर अब हाई कोर्ट भी शामिल है, एनी कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट भी शामिल है। क्या मैं सिविल जज के आदेश को एसएलपी के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता हूं? यस, आप ऐसा कर सकते हैं। अपीलेंट के बाद में जो इसके पास जुरिस्डिक्शन आता है वो आता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। क्या आ जाएगा? एडवाइजरी, यानी कि परामर्श देने वाला जुरिस्डिक्शन जो है वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके तहत इंक्लूड जो है वो हो जाएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास, मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई चाहिए, बताइएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट की तरह रिविजनल जुरिस्डिक्शन है या नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास में हाई कोर्ट की तरह रिविजनल जुरिस्डिक्शन, पुनरीक्षण वाला अधिकारिता है या नहीं है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो। ओके, आपके मैसेज में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। आंसर है नो नो नो, बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई रिविजनल जुरिस्डिक्शन नहीं है। रिविजनल जुरिस्डिक्शन क्रिमिनल मामलों में हाई कोर्ट और सेशन को दे रखा है और सिविल मामलों में सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास में। ओके, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास एक जुरिस्डिक्शन और है जिसको आप सुप्रीम कोर्ट की इनहेरेंट पावर भी कह सकते हो या सुप्रीम कोर्ट का इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन भी कह सकते हो। और वो कौन सा रहेगा? नोट कर लेना इसको। आर्टिकल, जिनको आर्टिकल याद है बताते चलो। इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन या इनहेरेंट पावर सुप्रीम कोर्ट की कहां पर है? अंतर्निहित शक्तियां या अंतर्निहित अधिकारिता कहां पर है? तो वो मिलेगी आपको कहां पर? आर्टिकल 142 के तहत जो है दे रखी है। 142 के तहत जो है ये मैटर वहां पर कवर होता है। ओके, तो ये सारी बातें, कहने का मतलब ये है कि भले ही सवाल एक पढ़ रहे हो लेकिन सवाल को इस तरीके से डील करो कि उससे जुड़े हुए सारे मैटर क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर ये बातें जब हम लोगों ने इतना डिस्कशन कर लिया ना, तो ये पॉइंट सोचना कि सुप्रीम कोर्ट का रेड जुरिस्डिक्शन होगा, अपीलेंट जुरिस्डिक्शन होगा, कोई बड़ा इशू नहीं रह जाता। मतलब फिर ये सवाल हमें बहुत आसान है जो दिखाई देता है, वैसे था भी आसान और आसान जो है हो चुका है। हाँ जी, अगला सवाल आपके सामने है कि नॉन जॉइंटर ऑफ नेसेसरी पार्टी इन अ सूट विल लीड टू। देखो, सूट के अंदर जो कई तरह की पार्टीज होती है, एक होती है प्रॉपर पार्टी, एक होती है इम्प्रॉपर पार्टी, एक होती है नेसेसरी पार्टी। नेसेसरी पार्टी वो है अगर आपने उनको शामिल नहीं किया तो कहीं न कहीं वो सूट के फाइल होने का कोई औचित्य, कोई औपचारिकता नहीं रह जाती है। कहने का मतलब उसका कोई वर्तीनेस ही नहीं रहा, फिर वो सूट फाइल नहीं फाइल होने के बराबर हो गया। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर नेसेसरी पार्टी अगर आपने ज्वाइन नहीं करवाई तो सूट जो है क्या हो जाता है? डिसमिस जो है हो जाता है, डिसमिस जो है हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने मिस ज्वाइंडर कर लिया है, तो अगर आपने किसी एक ऐसी पार्टी को जोड़ने के बजाय दूसरी पार्टी को जोड़ दिया वगैरह, मिस ज्वाइंडर, तो ऑप्शन है। तो वहाँ पर अगर आप ऑर्डर 1 पढ़ोगे ना तो आपको वहाँ पर ऑप्शन जो है मिल जाएगा। ओके, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बेसिक सी चीज़ है हालांकि ये, लेकिन आपको ध्यान में रखनी है कि सिविल मामलों के अंदर, क्रिमिनल मामलों के अंदर और रेवेन्यू मामलों के अंदर ये आपका होमवर्क भी है। आप थोड़ा सा आज है ना इस पर वर्कआउट करना। सिविल मामला नंबर 1, दूसरा क्रिमिनल मामला नंबर 2, पहला सिविल, दूसरा क्रिमिनल और तीसरा रेवेन्यू मामला। तीसरा क्या हो जाएगा? राजस्व संबंधी मामला। आपको ये देखना है कि इसमें सूट लाने वाली पार्टी को क्या कहते हैं और जिसके अगेंस्ट सूट फाइल होता है उसको क्या कहते हैं। इसमें कंप्लेन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है और जिसके खिलाफ कंप्लेन की जाती है उसको क्या कहा जाता है। और रेवेन्यू मामलों के अंदर, राजस्व मामलों के अंदर जिसके द्वारा सूट लाया जाता है और जिसके अगेंस्ट सूट फाइल किया जाता है उसको क्या कहते हैं। बड़ा सीधा सा सवाल है ना, बहुत सरल सा है ना। चलिए थोड़ा इसको और डिफिकल्ट बनाते हैं। इसके अंदर आप एक और चीज ऐड करना। क्या ऐड करोगे इसके अंदर? मामला जब अपील में चला जाता है, मामला जब अपील में चला जाता है तो अपील फाइल करने वाले को क्या बोलते हैं और अगेंस्ट में उस करने वाले को क्या बोलते हैं।
और थोड़ा आगे लेके चले जाते हैं। मामला जब रिट का आता है, रिट के मामलों को अंदर जो रिट के मैटर होते हैं, तो रिट में रिट जिसके द्वारा फाइल की जाती है उसको क्या कहा जाता है, रिट जिसके अगेंस्ट होती है उसको क्या कहा जाता है। और भी कई सारी चीजें हैं, रेफरेंस हो गया, रिव्यू हो गया, रिवीजन हो गया, ये ऐसे कई सारे एस्पेक्ट है जिनको आप एक साथ क्या कर सकते हो, डील जो है कर सकते हो। खैर, आपका होमवर्क ये नहीं था, ये तो सिर्फ एक बहाना है। होमवर्क तो वो है जो अब बताना है। अच्छा, एकदम थोड़ा सा फ्लुएंसी जुड़ गया है ना, बहाना है, बताना है, हो जाता है कई बार, फ्लो में हो जाता है। चलिए अब देखो, एक्चुअल में मैं आपसे ये चाहता हूँ, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। एक डायग्राम बना के मेरे को है ना, आज आप क्या करोगे, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जाकर एडमिन वाला कॉलम ढूंढोगे, वहाँ पर भेज सकते हो, linkinglaws@gmail.com पे भेज सकते हो, जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे वहाँ पर आप इसको जो है मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि प्रोसेस, ऐसी सभी प्रोसेस टू बी इनिशिएटेड इन कोर्ट ओनली, टू बी इनिशिएटेड इन कोर्ट ओनली, ये प्रोसेस कितने तरह की हो सकती है, ये आज आपका होमवर्क है। पहली बार में तो आपको ये सवाल भी समझ में नहीं आएगा, वापस सुन लीजिए। जैसे उदाहरण के लिए आप सूट फाइल करते हो, तो सूट एक प्रोसेस है, सूट क्या है, एक प्रोसेस है। आप कोर्ट के अंदर जो है अपील फाइल करते हो, तो अपील भी क्या है, एक प्रोसेस है, कोर्ट में आने का एक जरिया है। आप रिवीजन फाइल करते हो, तो रिवीजन भी क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक उसी तरीके से टोटल कितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोसेस हो सकती हैं कोर्ट में एंट्री की, ये सवाल एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये सवाल प्रैक्टिकल माइंड को डेवलप करने के लिए जरूरी होता है। कोर्ट में एंट्री के कितने रास्ते हो सकते हैं, कोर्ट में एंट्री के कितने रास्ते हो सकते हैं, जैसे सूट हुआ, एप्लीकेशन हुआ, अपील हुआ, रिव्यू हुआ, रिवीजन हुआ, इस तरीके से और कौन कौन सी चीज़ें जो है हो सकती है। अब यहाँ पर आप इस सवाल का आंसर ढूंढो, अच्छी बात है, बट साथ ही साथ मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इस सवाल मैं आपसे क्यों पूछना चाहता हूँ। आप जब सीपीसी पढ़ोगे ना, बैकग्राउंड तैयार हो रहा है, समझ जाइए, जब आप सीपीसी पढ़ोगे ना, तो आपको अलग अलग ऑर्डर के अंदर कई ऐसी चीज़ें मिलेगी जिससे आपको लगेगा कि अच्छा, यहाँ तो कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो रही है, या कोर्ट के अंदर एग्जिस्टिंग कार्रवाई चल रही थी, अब एक नई कार्रवाई शुरू हो रही है, नई प्रोसीडिंग शुरू हो रही है। तो इसको आप ज़रूर देखना, इसको एक बार ज़रूर ऑब्जर्व करना और देखना कितने तरह की प्रोसेस जो हैं कोर्ट के अंदर हो सकती हैं। सीपीसी या सीआरपीसी के अंदर बाइफरकेट करोगे तो और भी अच्छी बात है, सिविल मामलों को बाइफरकेट कर लो, क्रिमिनल मामलों को बाइफरकेट कर लो। अभी आपके ऊपर है कि आप इसको कितने हद तक, किस लेवल पे जाकर डील जो है करते हैं। ओके, अगला सवाल आपके सामने जो है वो ये है कि ऑर्डर 43, इसको अपन टेक्निक के साथ डील करेंगे। चलिए इसको रहने देते हैं, इस सवाल पे आ जाओ आप। अगला सवाल ये है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर इंजेक्शन कैन बी ग्रांटेड। एक मेरा मन है कि एक शानदार रिवीजन क्लास हो जाए, एक क्लास स्पेसिफिक रिलीफ खल्लास, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के प्रोविजन खल्लास, ठीक है। तो क्या ये क्लास मुझे लेनी चाहिए, हाँ या ना, ये मुझे इस वीडियो के ख़त्म हो जाने के बाद में, देखो जो आप लाइव चैट में कमेंट करते हो ना, वो लाइव चैट के साथ चले जाते हैं, ठीक है। वीडियो जब फिनिश हो जाए उसके बाद अगर आप कमेंट करोगे तो वो कमेंट जो है वो शाश्वत, परपेचुअल, परमानेंट जो है दिखेंगे, ओके। और उसके अकॉर्डिंग जो है बढ़िया प्लानिंग करेंगे कि हाँ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का रिवीजन करना है कि नहीं करना है। वैसे एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो 3 क्लासेस अपन ने स्पेशली ली हैं, एविडेंस एक्ट का जो स्पेशल रिवीजन हुआ है, लिमिटेशन एक्ट का जो स्पेशल रिवीजन हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट की प्रोविजन का जो स्पेशल रिवीजन हुआ है, अगर आपको वाकई में वो चीज़ अच्छा लगा है ना, तो उसके कमेंट बॉक्स में जाके कुछ न कुछ मैसेज जरूर डालना। भले ही इतना ही कह देना कि सर गुड, इतना ही कह देना, या बैड, जो भी आपको ठीक लगे वो ज़रूर लिखना, है ना, ताकि उससे फीडबैक मिलता रहता है, तो पता चलता है कि एक्चुअल में जो है कौन सी चीज़ें ज़रूरत के लिए आवश्यक है, कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर इंजेक्शन कैन बी ग्रांटेड, तो पॉजिटिव वे में आपसे पूछा है इंजेक्शन कैन बी ग्रांटेड, कब ग्रांट किया जा सकता है। अब देखो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहने को तो दोनों तरह के इंजेक्शन का जिक्र करता है, उसके अंदर आप देखोगे तो आपको टेम्परेरी इंजेक्शन के बारे में भी पॉइंट आएगा
और साथ ही साथ में जो परमानेंट इंजेक्शन है उसके बारे में भी जिक्र मिलेगा। ठीक है, हालांकि टेम्परेरी इंजेक्शन में उन्होंने क्लियर कर दिया है कि उसको सीपीसी जो है गवर्न करेगी। सीपीसी के अंदर हम देखेंगे तो ऑर्डर 39 का पहला जो पार्ट है, ऑर्डर 39 सीपीसी के अंदर दो पार्ट आते हैं। पहला जो है आपके टेम्परेरी इंजेक्शन है और दूसरा जो है आपके इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स है। ठीक है, तो पहले वाला जो पार्ट है टेम्परेरी इंजेक्शन वो कहीं की इस बात को डील करता है, और जो परमानेंट इंजेक्शन है जो एक तरीके से परपेचुअल शाश्वत व्यादेश जो है वो गवर्न होते हैं SRA के जरिए। किसके जरिए? SRA के जरिए। और इसमें एक और इंजेक्शन शामिल होता है, उसको बोला जाता है मैंडेटरी इंजेक्शन। क्या बोलते हैं? मैंडेटरी इंजेक्शन जो है कहा जाता है। इंजेक्शन अपने आप में एक नेगेटिव टर्म है जो आपको कोई भी कार्य नहीं करने के लिए कहता है। वो कहता है कि ये टास्क जो है आप नहीं करोगे, उसके लिए आपको क्या करता है? इंस्पायर करता है। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपको मैं दो चीज़ें यहाँ पर बताना चाहता हूँ। वो दो चीज़ें कौन कौन सी होगी, आइए ज़रा समझते हैं। देखिए, इंजेक्शन का पार्ट जब आप डील करोगे ना स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर, तो वहाँ पर आपके सामने एक ऐसा सेक्शन आता है, सेक्शन 41। कौन सा आएगा? सेक्शन 41। सेक्शन 41 जो कहता है कि व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच इंजेक्शन कैन बी रिफ्यूज्ड। इंजेक्शन जो है कब रिफ्यूज किया जा सकता है, मना जो है किया जा सकता है। तो वहां पर ABCDEFGHI करके कई सारे पॉइंट जो है मेंशन कर रखे हैं। ओके, कई सारे पॉइंट जो है मेंशन कर रखे हैं। ये सवाल उसी सेक्शन 41 से डेराइव्ड है। सेक्शन 41 के अंदर जो अलग अलग पॉइंट है उन्हीं में से एक पॉइंट जो है आप यहाँ पर समझ पाएंगे। देखिए, पहला जो पॉइंट है यहाँ पर वो क्या आ रहा है? टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच को रोकना, द परफॉर्मेंस ऑफ विच वुड बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। जिसके लिए क्या है? जिसकी परफॉर्मेंस क्या की जा सकती है? स्पेसिफिकली इन्फोर्स जो है की जा सकती है। अब यहाँ पर देखिए, ये सवाल आपसे पूछा क्या गया है कि व्हेन इंजेक्शन कैन बी ग्रांटेड, तो जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट की जा सकती है तो उस सिचुएशन में तो फिर इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो काम करवाया जा सकता है फिर उसको रोकने का क्या उद्देश्य रहा। दूसरा, टू प्रिवेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ न्यूसेंस एन एक्ट ऑफ विच इट इज नॉट रीजनेबली क्लियर दैट इट विल बी अ न्यूसेंस। मतलब ये न्यूसेंस है या नहीं है ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो जब क्लियर नहीं हो पा रहा है तो उस सिचुएशन के अंदर हम इंजेक्शन ग्रांट करेंगे या नहीं करेंगे? तो यहाँ पर नहीं होगा, इंजेक्शन रिफ्यूज हो जाएगा। टू प्रिवेंट अ कंटिन्यू ब्रीच इन विच द प्लांटिफ हैज एक्विस। एक्विस का मतलब हो जाता है सहमति देना, मतलब कंटिन्यू ब्रीच हो रहा है, लगातार जो है भंग हो रहा है और प्लांटिफ ने एक तरीके से उसको सहमति दे दी है, तो सिचुएशन के अंदर भी आप इंजेक्शन जो ग्रांट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का आपस में सहमति बना हुआ है। लास्ट, वेयर द प्लांटिफ हैज नो पर्सनल इंटरेस्ट। देखो, जब पर्सनल इंटरेस्ट होता है ना तो उस सिचुएशन में इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता, लेकिन जब पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है तो इंजेक्शन ग्रांट किया जा सकता है। आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? डी जो है यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर है जो रहेगा, क्योंकि जब पर्सनल इंटरेस्ट है इट डिबार्ड, ये आपको क्या कर देगा? बार्ड कर देगा। इनफैक्ट आप सेक्शन 16 जब पढ़ोगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, तो वहां पर भी आपको इसी तरीके का प्रोविजन जो है वो दिखाई देगा। इसी तरीके का पिक्चर जो है आपके सामने आएगा। सेक्शन 16 में भी लिखा हुआ है कि पर्सनल बार टू रिलीफ, व्यक्तिगत चीजें जो हैं उनके कारण क्या किया जा सकता है? मना है जो किया जा सकता है, तो वो बात भी यहाँ पर अप्लाई होती है। वैसे एक चीज मैं आपको बता दूं कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट का ही एक दूर से बिछड़ा हुआ भाई है। कुंभ के मेले में 3 भाई अलग अलग खो गए थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। आप चाहें तो इन भाइयों को आपस में मिलाकर एक साथ बैठाकर खाना खिला सकते हैं। आई मीन टू से इनको लिंक करके आपस में साथ साथ जो है पढ़ सकते हैं, एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अलॉट, और इससे आपको जो है बहुत मदद भी जो है मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जब आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ते हो, SRA जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, तो इसमें कई सारी बातें आती हैं। खासकर इसके अंदर रिलीफ जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है आपके कॉन्ट्रैक्ट के बेस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वगैरह करवाना, जो इंस्ट्रूमेंट है उसका रेक्टिफिकेशन करवाना, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करना, इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करना, स्पेसिफिक डिक्लेरेशन करवाना और इंजेक्शन। तो आप SRA को जो है ना इन सारे पॉइंट के एंगल से पढ़ना है। पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा? पहला पॉइंट आता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाला पॉइंट जो है इसके अंदर आएगा। दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या आ जाएगा? दूसरा पॉइंट आ जाएगा आपके कहीं न कहीं रेक्टिफिकेशन।
रेक्टिफिकेशन परिशुद्धि करना। तीसरा है विखंडन, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को एक तरीके से क्या कर देना, रिसाइन जो है करवा देना। उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कर देना, यानी कि कैंसिलेशन, ठीक है। देन आफ्टर डिक्लेरेशन, उसके बाद में क्या करा देना, कोर्ट से किसी लीगल राइट वगैरह की डिक्लेरेशन है जो करवाना। और देन आफ्टर क्या आ जाएगा आपके सामने, इंजेक्शन, इंजेक्शन का जो आदेश है। तो इस तरीके से ये सारे अलग अलग रिलीफ हैं। और इन रिलीफ के अलावा एक और चीज आती है, इसको बोला जाता है रिकवरी। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, तो एसआरए जब भी पढ़ो ना 7 एंगल से पढ़ने की जरूरत है। ये अपने आप में एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है। किसी बेरेक को कैसे पढ़ना है ये बहुत मायने रखता है। किसी बेरेक को पढ़ने का हमारा स्टाइल क्या होता है ये बहुत मायने रखता है, ठीक है। इसलिए अपनी डिफरेंट स्टाइल को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ और फिर देखो चीज़ें जो हैं अपने आप में कितनी आसान आपको लगेगी। ओके, लेट मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये तो बात हमारी डिस्कस हुई एसआरए के संबंध में। अब देखिए एक छोटा सा सवाल, आरजेएस 2017 के अंदर कब पूछा गया था, आरजेएस के 2017 वाले एग्जाम के अंदर ये सवाल आपके सामने आया था। और बताइए इसका सही आंसर जो है क्या होगा। देखिए सवाल बड़ा क्लियर है कि एन एफआईआर इन रिलेशन टू द ऑफेंस अंडर सेक्शन 406, धारा 406 आईपीसी के तहत जो ऑफेंस है उसके बारे में एफआईआर जो है वो एक तरीके से दर्ज की गई। इज लॉज्ड ऑन 1 जनवरी 2010, 1 जनवरी 2010 को एफआईआर जो है वो लॉज हुई। द पुलिस कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन एंड सबमिट नेगेटिव फाइनल रिपोर्ट। नेगेटिव फाइनल रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, देखो फाइनल रिपोर्ट दो तरह की होती है, एक होती है पॉजिटिव फाइनल रिपोर्ट, एक होती है नेगेटिव। पॉजिटिव फाइनल रिपोर्ट मतलब चार्जशीट और नेगेटिव फाइनल रिपोर्ट का मतलब जीरो रिपोर्ट की, यानी कि यहाँ पर जो है ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, ये पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट में कहती है। वैसे प्रैक्टिकली आपको बात बता दूं मैं, प्रैक्टिकली नेगेटिव फाइनल रिपोर्ट को सिंपल एफआर कहते हैं कि उस मामले में एफआर लग गई। एफआर लगने का मतलब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में नो ऑफेंस की सिचुएशन जो है फील हुई है। ओके, जबकि एफआर का मतलब क्या होता है, फाइनल रिपोर्ट पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। टर्मिनोलॉजी जो प्रैक्टिकली यूज की जाती है कि एफआर लग गया, इसका मतलब मामला जो एक तरीके से पुलिस ने क्लोज है जो कर दिया, क्लोजर रिपोर्ट भी आप कह सकते हो। तो अब देखिए इस सिचुएशन में क्या हुआ कि 406 का जो मामला बना है, 406 है क्या, 406 आपके आता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चैप्टर 17 जो कि 378 से लेकर 462 तक दे रखा है। वहाँ पर हमारे सामने प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंस के अंदर एक ऑफेंस आता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ओके, तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाले ऑफेंसेस के अंदर इसका जिक्र होता है 406 का। तो 406 का क्या बना, वहाँ पर ऑफेंस है जो बना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इज लॉज्ड ऑन 1 जनवरी 2010, 1 जनवरी 2010 के अंदर हुआ। पुलिस ने कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन एंड सबमिट नेगेटिव फाइनल रिपोर्ट, कब सबमिट की, 2 फरवरी 2012 को, यानी कि तकरीबन 2 साल बाद में, 2 साल बीत गए। उसके बाद में पुलिस ने जो है क्या किया, वहां पर जो है फाइनल रिपोर्ट जो है सबमिट की। द कोर्ट टेक कॉग्निजेंस ऑफ द अबव ऑफेंस, और कोर्ट ने जो है 1 साल बाद यानी कि 2013 के अंदर उस मामले के अंदर क्या लिया, कॉग्निजेंस लिया। अब आपको पहले 2010 के अंदर अपराध हुआ, 2012 में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ, 2013 के अंदर कोर्ट ने जाके क्या किया है, कॉग्निजेंस जो है लिया है, ठीक है। अब ये 2017 एग्जाम का सवाल है, ध्यान रखना, ये सवाल जो है वो एग्जाम के अंदर पूछा गया है, इसको ऑब्जर्व करना अच्छे से। अब बताइए इन दीज सर्कमस्टेंसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। सेलेक्ट कीजिए, डिसाइड कीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट जो है यहां पर करेक्ट होगा। नंबर 1, द प्रोसीडिंग आर बार्ड बाय लिमिटेशन। क्या बात है, मतलब कमेंट्स के अंदर जो है आंसर की रिप्लाई दनादन पहले से ही आने शुरू हो चुके हैं। आराम से सवाल को पढ़ना, क्योंकि थोड़ी सी जल्दबाजी जो है सवाल गलत कर सकती है। देखिए पहला पॉइंट, प्रोसीडिंग जो है वो लिमिटेशन से बार्ड होगी। दूसरा पॉइंट, द प्रोसीडिंग आर नॉट बार्ड बाय द लिमिटेशन एज द ऑफेंस अंडर सेक्शन 406 इज अ कंटिन्यू ऑफेंस, कि बार्ड नहीं होगी क्योंकि जो प्रक्रिया है वो कैसी एक तरीके से कंटिन्यू नेचर की है।
तीसरा पॉइंट, द प्रोसीडिंग आर नॉट बार्ड बाय द लिमिटेशन एज द एफआईआर वाज लॉज प्रॉम्प्टली। प्रोसीडिंग जो है वो लिमिटेशन से बार्ड नहीं होगी क्योंकि आपने एफआईआर जो है वो तुरंत दर्ज करवा दी थी। एफआईआर क्या कर दी थी, तुरंत प्रभाव से जो है दर्ज करवा दी थी। अब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाली जो बात आती है, इसमें हमने पूछा इसने करेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान रखना, शुरुआत के तीनों स्टेटमेंट के अंदर इनकरेक्टनेस आपको दिखेगी। पहली इनकरेक्टनेस तो ये कि बार्ड होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, बार्ड होने का पॉइंट यहाँ पर जो है नहीं आ रहा है। दूसरी बात जो है कंटिन्यू ऑफेंस वगैरह है, तो कंटिन्यू ऑफेंस नहीं कहते हैं, एक बार आपने कमिट कर लिया तो वो ऑफेंस हो गया वहाँ पर, है ना, ऑफेंस वहाँ पर वो कमिट है जो हो गया। तीसरा, प्रोसीडिंग आर नॉट बार्ड बाय द लिमिटेशन एफआईआर वाज लॉज प्रॉम्प्टली। एफआईआर जो है आपने प्रॉम्प्टली तुरंत प्रभाव से क्या कर दी, लॉन्च कर दी। तो एफआईआर लॉन्च करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये याद रखना, एफआईआर लॉन्च करने से कोई फर्क है जो नहीं पड़ता है। मेन बात जो लिमिटेशन की आती है, अगर आपके पास सीआरपीसी का बेर एक्ट, मैं चाहता हूँ एक बार आप सेक्शन 468 पे आओ, सीआरपीसी के बेर एक्ट के अंदर सेक्शन 468 पर आओ और देखो एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है बार टू टेकिंग कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। यहाँ पर कॉग्निजेंस लेने के संबंध में क्या आ रहा है, कॉग्निजेंस लेने के बारे में जो है लिमिटेशन आ रहा है। पूरा पढ़िए इसको, क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड elsewhere in this code, no court shall take cognizance of an offense of the category specified in subsection 2। अब यहाँ पर सबसेक्शन 2 के अंदर सिंपल सी कैटेगरी है, साल भर तक की सजा वाला ऑफेंस है तो 1 साल का लिमिटेशन, 3 साल तक की सजा वाला ऑफेंस है तो 3 साल का लिमिटेशन, और 3 साल से ज़्यादा की सजा वाला है तो नो लिमिटेशन। लेकिन लिमिटेशन लगता किस पर है, लिमिटेशन लगता है कॉग्निजेंस पर। कॉग्निजेंस यानी कि क्या मतलब हुआ कॉग्निजेंस का, कॉग्निजेंस का मतलब होता है सेक्शन 190। सेक्शन 190 जो है वहाँ पर कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है, उसका मतलब ये होता है। अब जरा एक बार आपके पास इंडियन पिनल कोड का बेर एक्ट भी होगा। देखो एक सवाल, एक प्रैक्टिकल सवाल अगर हमारे सामने आए तो हमें उसको हर एंगल से क्या करना चाहिए, डील जो है करना चाहिए। सेक्शन 406 पे आओ जरा एक बार, सेक्शन 406 पर आ जाओ और 406 में क्या मेंशन कर रखा है, 406 में कर रखा है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के मामलों के अंदर whoever commit the criminal breach of trust shall be punished with imprisonment कितनी, may extend to 3 years, 3 साल तक की वहां पर सजा हो सकती है। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, 2010 के अंदर जो है अपराध हुआ था 1 जनवरी को। अब देखा जाए तो इसकी लिमिटेशन कब खत्म हो रहा है, लिमिटेशन हो रहा है इसका खत्म तकरीबन 1 जनवरी 2013 को। कॉग्निजेंस कब लिया, 3 मार्च 2013 को, 3 मार्च 2013 को जो है वहाँ पर कॉग्निजेंस जो है लिया गया। ठीक, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर कहने को तो कॉग्निजेंस लेने का जो डेट है वो 3 साल से बाद का आ रहा है, लेकिन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाला जो पॉइंट आप ऑब्जर्व करोगे ना, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, प्रॉपर्टी संबंधी ऑफेंस जो होता है ना, एक बार आपने प्रॉपर्टी का ऑफेंस कमिट कर लिया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर लिया तो हो गया, है ना। तो यहाँ पर बाकी तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट आएंगे, इसलिए जो चौथा आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा, एप्रोप्रिएट कैटेगरी के अंदर जो है काउंट होगा। चौथा वाला जो आंसर है वो इस कैटेगरी के अंदर जो कंसिडर किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट। हालांकि देखो आईपीसी के अंदर कई ऐसे ऑफेंस जो होते हैं वो थोड़े से कंटिन्यू नेचर के भी होते हैं, जो निरंतर चलने वाले ऑफेंस भी होते हैं। अनअकैडमी का ये ऐप, इसके तहत आप क्या कर सकते हो, जुडिशरी के सेगमेंट को डील कर सकते हो। इसी तरह की लिंकिंग टेक्निक से अलग अलग सेगमेंट को उठाएंगे, अलग अलग सेगमेंट को उठा के वहाँ पर उन चीज़ों से ऐड करेंगे और फिर देखेंगे कि उनके अंदर जो है किस तरीके से इंटर कनेक्शन जुड़ेगा, और फिर उन सेक्शंस को एक ऐसे तरह माइंड में सेट करेंगे कि फिर भूले नहीं, फिर कभी नेक्स्ट टाइम जो है ऐसा नहीं हो कि अरे यार सेक्शन याद नहीं होता। सेक्शन एक्चुअली याद किया नहीं जाता है, सेक्शन को कॉग्निजेंट किया जाता है, सेक्शन को खुद के साथ में फील जो है किया जाता है, मज़ा तब आता है। ओके, तो आप चाहें तो अनअकैडमी के इस सब्सक्रिप्शन को लेकर जो है रेगुलर स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। 28 जो है वो डेट होगी जहाँ से ये अपना रेगुलर सेगमेंट बैच जो शुरू किया जाएगा। चलिए अब आपके सामने एक सवाल है, आराम से देखना, इसको पढ़ना, और इसमें मुझे आप ये बताएंगे कि इसका सही आंसर जो है वो क्या हो सकता है। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा। सवाल क्या है, डिस्क्राइब द प्रोसीजर बाय विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इश्यू अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी।
यहां पर सवाल जो पूछा गया, हमेशा मेंस का सवाल अटेंड कर रहे हो, आपका पहला काम ये बनता है ये आइडेंटिफाई करो कि वो सवाल कहां से आया है, वो क्वेश्चन जो है वो कहां से डेराइव हो रखा है, पहले ये आइडेंटिफाई करो, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हम तय कर पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम ये देख पाएंगे कि उसका आंसर अब कितना लिखना है और किस हिसाब से लिखना है। जब आप मेंस का आंसर लिखते हो ना, तो क्या छोड़ना है और क्या लेकर रखना है, दोनों का आंसर हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, ये सवाल आपसे पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपका जो पार्ट 18 है, कौन सा पार्ट है 18। याद रख लेना, जब इंसान मेजर हो जाता है ना, तो जब संविधान मेजर हो जाता है 18वें पार्ट में पहुंच जाता है, तो इमरजेंसी का तांडव वहाँ पे शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक तरीके से आर्टिकल आपके आता है 352। वैसे 352, 356 और 360 ये तीनों चीज़ें इमरजेंसी के बारे में डील करती हैं। हम सभी जानते हैं, आप में से कई लोग इस चीज़ को ऑलरेडी समझ चुके हैं कि 352 के अंदर एक तरीके से नेशनल इमरजेंसी लागू हो जाती है, 356 में स्टेट इमरजेंसी का प्रोविज़न अप्लाई हो जाता है, और 360 के अंदर जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो अप्लाई हो जाती है। ठीक है, तीन अलग अलग तरह का जो इमरजेंसी है वो यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। राइट, अब देखो 352 में प्रेसिडेंट कैसे करता है, तो आपको इसमें 352 की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जब आप ध्यान से सुनना, एकदम पूरा एकदम आंखें बंद करके चीजों को ऑब्जर्व करना और फील करने की कोशिश करना, कि जब आप लोग आर्टिकल पढ़ते हो या सेक्शन पढ़ते हो, तो उसको पढ़ने से पहले हमेशा एक ऑब्जेक्ट बनाओ, एक इंटरेस्ट क्रिएट करो कि मुझे ये प्रावधान क्यों पढ़ना है, मुझे ये सेक्शन आर्टिकल क्यों पढ़ना है। तो 352 को पढ़ने से पहले अगर आप माइंड में ही सोचो कि यार एग्जाम में इसका इस तरह से सवाल आता है और मुझे वहां पर प्रोसेस को लिखना होगा, तो अब इस 352 की प्रोसेस को मैं कैसे लिखूं, किस तरीके से कंप्लीट करूं, ये चीज वहां पर आ सकती है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आइए आप 352 पर छोटा सा डिस्कशन करेंगे इस बात को लेकर कि क्या ऐसी चीज है जो संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मेंशन करनी है। अब जब 352 को अपन लेके चले ना, तो सबसे पहले कितने सब आर्टिकल है यहाँ पर देखिए, 352 के अंदर सब आर्टिकल 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6, 7 है, 8 है, 9 है, टोटल 9 तरह के हमको क्या दे रखे 352 में सब आर्टिकल दे रखे हैं। तो आपको क्या लगता है, आपको ये पूरे के पूरे 9 आर्टिकल लिखने पड़ेंगे क्या, 9 सब आर्टिकल लिखने पड़ेंगे? सोचना मेरे साथ साथ, क्या हम लोग 352 के आर्टिकल 1 से लेकर 352 के आर्टिकल 9 के सारे पॉइंट्स मेंशन करने वाले हैं? सारे पॉइंट्स जो हैं क्या मेंशन करेंगे, या उसमें से सिर्फ जो रिलेवेंट पोर्शन है वो मेंशन करेंगे? यानी कि 9 सब आर्टिकल में से कौन सा सब आर्टिकल छोड़ना है और कौन सा सब आर्टिकल रखना है, ये हमें डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। आइए ज़रा देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आ जाओ एक बार आप सब क्लॉज 1 पे क्या लिखा हुआ है, इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट अ ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट वेयर बाय द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी ऑफ द पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज थ्रेटन वेदर बाय अ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म रिबेलियन। अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लग जाता है कि देश की जो सुरक्षा है वो खतरे के अंदर है, क्यों? क्योंकि बाहरी युद्ध है जो स्टार्ट हो चुका है, या बाहरी कोई आक्रमण हो रखा है, या फिर एक तरीके से सशस्त्र विद्रोह जो है वो होने वाला है, तो उस सिचुएशन में प्रोक्लेमेशन के द्वारा वो डिक्लेयर करेगा, घोषणा करेगा टू दैट इफेक्ट ऑफ द होल ऑफ इंडिया और सच पार्ट ऑफ टेरिटरी देयर ऑफ एज मे बी स्पेसिफाइड इन प्रोक्लेमेशन। वहां पर जो फिर ये इस तरह से घोषणा कर देगा। हमें यहाँ पर क्या पूछा गया था, प्रोसीजर क्या होगी, तो ये बात तो तय होगी कि आपको जो है क्लॉज 1 तो मेंशन करना ही करना है। पहला पॉइंट 352 क्लॉज 1, ये तो यहां पर मेंशन है जो हमें करना ही है, क्योंकि प्रेसिडेंट का रोल आ रहा है यहां पर। हमसे क्या पूछा गया है कि बाय विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इश्यू, तो प्रक्रिया को बताना है, ग्राउंड तक सीमित नहीं रहना है। ठीक है, तो यहां पर क्लॉज 1 का रोल आएगा। क्लॉज 2, प्रोक्लेमेशन इश्यू अंडर क्लॉज 1 मे बी वैलिड और रिवोक्ड बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। अब मुझे बताओ, आपके आंसर मुझे दिखने चाहिए कमेंट बॉक्स में, कि इन्होंने पूछा है जिसके माध्यम से प्रोक्लेमेशन इश्यू किया जाए, जिसके माध्यम से प्रोक्लेमेशन क्या किया जाए, इश्यू किया जाए। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये रिप्लाई करो, क्या यहां पर 352, क्या यहां पर जो है 352 का क्लॉज 2 आएगा या नहीं आएगा, यस और नो?
रिप्लाई मी इन द कमेंट बॉक्स वेदर द आर्टिकल 352 क्लॉज 2 जो है वो भी इस आंसर में आएगा या नहीं आएगा। क्लॉज 2 में क्या लिखा हुआ है कि प्रोक्लेमेशन जो क्लॉज 1 में इश्यू हुई है उसको बाद में सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन के द्वारा वेरी किया जा सकता है या रिवॉक किया जा सकता है। क्या हमारे सवाल ने हमसे ये पूछा है कि रिवॉक कैसे होगा? क्या हमारे सवाल ने ये पूछा है कि प्रोक्लेमेशन इश्यू की तो उसको वेरी कैसे करेंगे? नहीं पूछा ना, तो नहीं लिखना है। बस यहीं पर हम लोग क्या है जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख के आ जाते हैं। अगर आप किसी एक भी सवाल में एक्स्ट्रा लिखते हो तो मान के चलो कि उसका नुकसान जो है आपको क्या होगा, कहीं न कहीं किसी दूसरे सवाल में डेफिनेटली होगा। ये तय है कि होना ही होना है दूसरे सवाल के अंदर वहाँ पर आपको नुकसान। इसीलिए इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह का सिचुएशन आए सेलेक्टिव चलो, क्या लिखना है क्या छोड़ना है हमें पता होना चाहिए। एक ट्रायल और करते हैं, ठीक है, एक लास्ट ट्रायल और करते हैं। ज़रा 352 के क्लॉज 3 को, इस बार आप में से कुछ कैंडिडेट के आंसर गलत है कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन कुछ एक कैंडिडेट्स के आंसर गलत है। तो अब आपको ये देखना है, आपको ये तय करना है, एक मौका और, जिनका आंसर गलत हुआ है उनके लिए एक मौका और है। देखो यहाँ पर यस लगा रहा हूँ, यहाँ पे क्रॉस लगा रहा हूँ। 352 क्लॉज 3 के अंदर यस लगाएंगे या क्रॉस लगाएंगे? लेट्स सी। द प्रेसिडेंट शैल नॉट इश्यू अ प्रोक्लेमेशन अंडर क्लॉज 1 और प्रोक्लेमेशन वेरिंग सच प्रोक्लेमेशन अनलेस द डिसीजन ऑफ द यूनियन कैबिनेट, दैट इज टू से अ काउंसिल कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, जिनका जिक्र आर्टिकल 75 में हो रखा है, दैट सच प्रोक्लेमेशन मे बी इशू हैज बीन कम्युनिकेटेड टू हिम इन राइटिंग। मतलब प्रेसिडेंट जो है तब तक प्रोक्लेमेशन जारी नहीं करेगा जब तक मंत्री परिषद जो है, जो कैबिनेट है, वो इस तरीके से नहीं कह देती कि हाँ ऐसा करना है। ठीक है, तो ये क्या चीज प्रोसीजर का पार्ट है। फटाफट कमेंट बॉक्स जितने भी कैंडिडेट है सबका रिप्लाई आना चाहिए, सबका रिप्लाई आना चाहिए। सोना तो है ही नहीं, अरे थोड़े से जागते हुए चलो, है ना, जागत है वही तो पावत है ना। तो बताइए मुझे यहाँ पर 352(3) क्या इसका जिक्र मुझे इस सवाल का आंसर लिखते समय करना चाहिए? क्या छोड़ना है क्या रखना है? ये छोटी सी लाइन जो है ना मेंस के एग्जाम का स्ट्रेटजी बनाता है हमारे सामने। तो इसमें क्या होगा, 352 का क्लॉज 3 आएगा यस या नहीं आएगा नो? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई कीजिए। ओके, ठीक है, चलिए आपके रिप्लाई यहां पर देख पा रहा हूं मैं। मेजरली का आंसर यस है और वो सही भी है। ये पॉइंट तो आएगा भाई, प्रेसिडेंट जो है वो तब तक वर्कआउट नहीं कर सकता जब तक कैबिनेट जो है लिखित में, राइटिंग के अंदर इस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर दे कि हाँ अब प्रोक्लेमेशन जारी हो जाना चाहिए। देखो, जब 1975 के आसपास जो नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई थी उस समय क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रपति थी? नहीं थी। हमारा संविधान तो किसको इजाज़त देता है प्रोक्लेमेशन जारी करने का? प्रेसिडेंट को देता है। बट उस समय इंदिरा गांधी राष्ट्रपति थी क्या? नहीं थी। इंदिरा गांधी क्या थी? प्राइम मिनिस्टर थी। प्राइम मिनिस्टर मतलब उस मंत्रिमंडल की हेड थी, है ना। तो वहाँ पर मंत्रिमंडल ने रिकमेंड किया और प्रेसिडेंट को करना पड़ गया। तो बेसिकली प्रेसिडेंट साहब जो है ना वो तो एक तरीके से कठपुतली वाले नॉमिनेशन रोल प्ले कर जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब संविधान की भाषा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर मेन रोल जो है, पर्दे के पीछे की जो कहानी है वो तो कौन लिख रहा है? वो लिख रहा है हमारा कैबिनेट, वो लिख रहा है मंत्री परिषद जो है उसके द्वारा लिखा जा रहा है। चलिए, तो इस तरीके से अब जरा एक बार सब आर्टिकल 4 थोड़ा पूरा पोस्टमार्टम कर लेते हैं, नुकसान थोड़े ना है। तो तीसरे पॉइंट का यहाँ पर जिक्र होगा, पहले का भी होगा, तीसरे का भी होगा, चौथे का होगा क्या? एक लास्ट क्लॉज, एवरी प्रोक्लेमेशन इश्यू अंडर दिस आर्टिकल शैड बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये जो भी आप प्रोक्लेमेशन जारी करोगे उसको आपको पार्लियामेंट के हाउस के सामने है जो रखना है। ठीक है, तो अब बताओ क्या 352 का क्लॉज 4 भी आएगा क्या? बिल्कुल, पार्लियामेंट के सामने रखना इस प्रोक्लेमेशन को इश्यू करने जैसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है, नहीं तो उस प्रोक्लेमेशन को वैलिडिटी जो है नहीं मिल पाएगी। कुछ टाइम के बाद वो प्रोक्लेमेशन खत्म हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए आप जब भी कोई मेंस का सवाल सॉल्व करते हो ना तो उसको एक एक्सक्यूज बनाओ और उसके जरिए जो है ये देख लो कि किस सवाल के आंसर में क्या चीज़ यस करनी है, क्या चीज़ नो करनी है, कितना लिखना है, कितना छोड़ना है। ये बातें जब क्लियर हो जाती है ना तो कहीं कि हमारा एस्पेक्ट जो है वो अच्छे से है जो शॉर्ट आउट हो जाता है।
एक अंतिम सवाल इस स्लाइड का डील करेंगे। देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन गिविंग फॉल्स एविडेंस एंड फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। सवाल दिखने में बड़ा सिंपल सा है। फॉल्स एविडेंस, फॉल्स एविडेंस, तो ये जो गिविंग फॉल्स एविडेंस है इनका क्या सीन है, और फैब्रिकेटिंग है इनका क्या सीन है। इन दोनों के अंदर आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है। जितने भी डिफरेंस के सवाल हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जितने भी डिफरेंस वाले सवाल हैं उनको उठाओ, एक कैटेगरी में रख दो। उनको उठा के क्या करो, एक कैटेगरी में रख दो, ताकि क्या हो सके, ताकि आप जो है उनके बीच में हर एक पॉइंट को अच्छे से ऑब्जर्व कर सको, हर एक बिंदु को क्या करो, अच्छे से ऑब्जर्व कर सको। और वैसे मेंस के हिसाब से अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अभी जैसे मध्य प्रदेश का सिविल जज एग्जामिनेशन आने वाला है, बिहार का जो है मेंस एग्जामिनेशन आने वाला है, तो उस सिचुएशन में आपके लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है कि आप क्या करो, इतने जो भी सवाल बनते हैं उनमें कैटेगरी डिसाइड कर लो, और उन कैटेगरी के अंदर खासकर ये तो तय करो ही करो कि डिफरेंस वाले, डिस्टिंग्विश वाले कौन कौन से सवाल बनते हैं। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो। चलिए, ये जो आखिरी 2-4 मिनट हैं इसके अंदर मैं कुछ जानना चाहता हूं आप लोगों से। इंडियन पीनल कोड के अंदर डिफरेंस वाले सवाल कौन कौन से बन सकते हैं, बताइए। इंडियन पीनल कोड के अंदर डिफरेंस वाले सवाल कौन कौन से, हाँ जी, सभी को बताना है, सभी को एक एफर्ट मारना है, अपने स्तर पर सभी को क्या करना है, एक एफर्ट जो है वो मारना है। मुझे बताइए कि इस सिचुएशन के अंदर इंडियन पीनल कोड के अंदर डिफरेंस वाले सवाल, हर्ट वर्सेस ग्रीवियस हर्ट, ओके, मर्डर वर्सेस कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है, चलो और बताओ, और क्या क्या हो सकता है डिफरेंस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। समन वारंट आईपीसी में नहीं आता है, सीआरपीसी में आता है, ध्यान रखना, ठीक है। और कौन कौन से पॉइंट हैं जिसको आप यहाँ से कंसिडर करवा सकते हो। रॉबरी वर्सेस डेकोटी, बहुत बढ़िया। थेफ्ट और रॉबरी के अंदर हाँ ये भी आ सकता है। क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या अंतर है। तो इस तरीके से जो है ना कई सारे सेगमेंट बनते हैं, कई सारे सवाल बनते हैं जिनको आपको क्या करना चाहिए, कनेक्ट है जो करना चाहिए इस तरीके से, ताकि जो मेन अप्रोच है ना वो डील किया जा सके, मेन अप्रोच जो है उसको अच्छे तरीके से समझा जा सके। तो ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, और एक होमवर्क मैंने पहले भी दिया था, एक होमवर्क मैं और दे रहा हूँ आपको। इंडियन पीनल कोड में से अब देखते हैं आप में से कितने कैंडिडेट जो हैं इस सवाल को डील करते हैं। आईपीसी में से डिफरेंस वाले जितने भी सवाल हैं, डिफरेंस वाले जितने भी सवाल हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है आपको, उनकी एक लिस्ट बनानी है। हाँ जी, कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं मेरे इस चैलेंज को, बताओ आप में से कितने लोग जो हैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ सर ये डिफरेंस वाली लिस्ट हम लोग बनाएंगे। बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में जो है रिप्लाई करो ताकि पता चले। अच्छा, जो जो बनाएगा सिर्फ वही यस करना, जिसके बनाने का मानस थोड़ा कम है वो यस मत करना। एविडेंस ऑन रिकॉर्ड लिया जा रहा है, इससे पता ये भी चलेगा कि किसने कमिटमेंट किया और कमिटमेंट तोड़ दिया। वो कमिटमेंट ही क्या जो आसानी से टूट जाए, टूटना तो चाहिए ही नहीं ना। कमिटमेंट जो है वो नहीं टूटना चाहिए कभी भी। हाँ जी, सो व्हाट विल बी द आंसर हियर, ओके, यस 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 यस, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं कितने लोगों का मैसेज मुझे मिलता है होमवर्क के साथ में। इंडियन पीनल कोड में डिफरेंस वाले कितने सवाल होंगे। अच्छा, एक गेम अपन और खेल लेते हैं। जितने अलग अलग कैंडिडेट जो हैं इस टास्क को भेजेंगे उनमें से ज़्यादा जिसके पॉइंट बनते हैं, ज़्यादा जो सवाल, देखो आपको सिर्फ क्वेश्चन बनाना है, आपको सिर्फ ये बताना है कि यहाँ पर ये डिफरेंस का पॉइंट बनता है। वो कैंडिडेट अच्छे से आंसर दे पाएगा जिसने प्रीवियस पेपर्स की अच्छे तरीके से स्टडी कर रखी है, एनालिसिस कर रखा है। क्योंकि पुराने पेपर से ही तो आइडिया लगता है। आइडिया कैसे लगता है, पुराने पेपर से ही तो लगेगा कि हाँ ये चीज़ किस तरीके से होती है या नहीं होती है। ओके, तो ये सारी बातें रहेगी। इसके अलावा बस इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि इस तरीके से जो हम लोग डील कर रहे हैं, भले ही हमने इस सेशन के अंदर कम सवाल लिए हो, लेकिन कम सवाल को कैसे, मतलब कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर किस तरीके से डील करना है, ये सीखना बहुत मायने रखता है।
बाकी तो MCQ का टिक मार्क करके आगे बढ़ना होता तो 1 घंटे के अंदर शायद हम लोग भी 100-150 सवाल टिक कर जाते, है ना, उससे ज़्यादा ही करते हैं इनफैक्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है विशेष रूप से कि सवाल डील कैसे करें, खासकर पढ़ते समय। पुराना वाला एक सवाल करो, एक सवाल से कम 10 सवाल सॉल्व हो जाए तब तो है मज़े की बात। तो ये सारा सेगमेंट जो है हमारा रहेगा, आगे भी अपन इसी तरीके से कई चीज़ों को डील करने वाले हैं। एंड लीगल बात एंड केस लॉ की कहानी उसको देखना मत भूलना, क्योंकि रियलिटी का एहसास जो है ना वो आपको कहीं कहीं उनके अंदर ज़रूर दिखाई देगा। तो आज के लिए इस शो को, इस क्लास को यहीं पर मैं समअप करता हूँ। बस इतना चाहता हूँ आप लोगों से कि स्टे कनेक्टेड, जुड़े हुए रहिए इस चैनल के साथ में भी, अपने तनसुख सर के साथ में भी, और साथ ही साथ में ये जो टेस्ट होने वाला है 18 तारीख को, ज़रा इस पर भी पूरा जो है ना गौर फरमा के रख लेना। 18 जुलाई को जो टेस्ट होने वाला है सुबह 11 बजे, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो करवा दो, फ्री रजिस्ट्रेशन है। लेकिन जो इनाम होंगे ना, रिवॉर्ड जो होंगे वो बहुत सारे हैं। लैपटॉप मिल सकता है इसके अंदर, आईफोन का भी है, सब्सक्रिप्शन फ्री भी हो सकता है, सब्सक्रिप्शन कंसेशनल डिस्काउंटेड भी हो सकता है। तो इसका बेनिफिट जो है आपको कहीं कहीं उठाना चाहिए। और अंत में बस इतना ही कहूँगा कि लिंकिंग लॉस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना, ताकि जो है आपसे मेल मिलाप होता रहे। एक दिवाली का प्रॉपर शब्द है ना, रामा श्यामा, तो जिंदगी के अंदर रामा श्यामा जो है वो होते रहना चाहिए, है ना। कभी भी हमें ईद का चांद नहीं बनना है, कभी भी हमें जो है एक जगह पे चुप नहीं जाना है। जितना मिलोगे उतना एक दूसरे को समझेंगे और बेहतरीन तरीके से तैयारी को फिनिश करेंगे। चलिए, तो इसी के साथ आज के इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मुलाकात होगी जल्दी ही।